हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों, आज हम करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 के इंग्लिश पेपर को सॉल्व। और आज हमारा पेपर नंबर 14 है जो पूछा गया था 19 अप्रैल 2021 को सेकंड शिफ्ट में। देखिए, इसके पहले के जितने भी शिफ्ट पूछे गए हैं, अगर आप उनको भी करना चाहते हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप CGL 2020 के प्रीलिम्स और मेंस के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की पूरी लिंक मिल जाएगी, जहां से आप जा करके CGL और CHSL के प्रीवियस ईयर सारे इंग्लिश पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम जो करने वाले हैं ये है 19 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना नोटबुक लेकर के तैयार बैठें, ताकि अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट या इम्पॉर्टेंट वोकैब मिले तो आप उसको फटाफट राइट डाउन कर लें। आज के हमारे पेपर का लेवल होने वाला है मीडियम। ये ना बहुत ज़्यादा टफ है ना बहुत ज़्यादा इजी है। और टारगेट लेके चलिए कि अगर आज के पेपर में आप 22 भी कर लेते हैं तो मान के चलिएगा कि आपका पेपर अच्छा गया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। और मैं चाहूँगा कि आप लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सारे आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब होता है विपरार्थक शब्द, विलोम शब्द। यहाँ पे लिखा हुआ है हेस्ट। आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हेस्ट का अपोजिट है। वीडियो पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, और जो लाइव देखते हैं वो सारे के सारे ज़रूर कमेंट करिएगा सभी क्वेश्चंस के, जितने भी 25 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। देखिए, हेस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट करना, फुल पेस पे करना, बहुत जल्दीबाजी में करना। सो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एंटोनियम। सो एंटोनियम देखिए, ड्राइव, अर्जेंसी, डिले, पेस। सो हेस्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी में काम को करना। सो इसका एंटोनियम होना चाहिए डिले, जिसका मतलब है कि चीज़ों को देरी से करना। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने दिया होगा रिप्लाई कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है हमारा अगेन एंटोनियम। ये भी विलोम शब्द है और ऑप्शन और क्वेश्चन दिया हुआ है प्लंज। अब पहले आपको प्लंज की मीनिंग पता होनी चाहिए, तभी आप इसका एंटोनियम बता पाएंगे। ऑप्शन देखिए, फॉल, डाइव, राइज, डक। सो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, आपको ऑप्शन नहीं भी पता होगा तो भी आप इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा राइज, क्योंकि फॉल और डाइव बिल्कुल सिमिलर है। और तो ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते, उसका अपोजिट चाहिए, तो राइज बचा। डक का मीनिंग बतख होता है, और वैसे इसका मतलब भी नीचे जाना ही होता है। सो वैसे प्लंज का मतलब होता है गिरना, नीचे गिरना, धड़ाम से, या नीचे आना, या कम होना। सो इसका अगर एंटोनियम पूछा जाएगा तो एज यूजुअल राइज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा फिल इन दी ब्लैंक। फिल इन दी ब्लैंक को करने का तरीका आप सभी को पता है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, और उसके बाद सारे ऑप्शंस की मीनिंग को देखिए और फिर सोचिए कि कौन सा मीनिंग आ सकता है। सो वीडियो पॉज करिए और आंसर करिए। सो सेंटेंस है यहाँ पे, वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। हमारे पास टाइम था पीस और गुडविल का। ए टाइम आई वुड डैश एज लॉन्ग एज आई लिव। एक ऐसा समय जिसको मैं करूँगा जब तक मैं जिंदा रहता हूँ। सो देखिए, पीस और गुडविल वाले टाइम को क्या करना चाहेंगे जब तक आप जिंदा रहेंगे? सोचना, एस्टीम भी एक तरीके से विचार करना ही है, चेरिश करना या केयर करना। बहुत आसान है, अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आप केयर लगा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा चेरिश। मतलब चेरिश का मतलब होता है फुल एंजॉय करना किसी भी चीज़ का, एकदम पूरा मस्ती में खोए रहना। सो चेरिश करना मतलब उसको पूरा अवेल करना, फ़ायदा उठाना। सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा PQRS। इसको तो डेफिनेटली आप वीडियो पॉज करके ज़रूर करिए और फिर अपना एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि आपका सही है कि नहीं। सो जब भी आप PQRS करते हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूं पहले आप इन्हें देख लीजिए। सो यहाँ पे A, स्टार्टिंग या तो A से होगी या तो B से। B में लिखा हुआ है, ए पैन ऑफ मिल्क स्टूड ऑन द किचन इटसेल्फ,
और ए में लिखा हुआ है जॉनी वेंट टू द किचन। सो किचन में दूध है, उससे पहले किचन में जाएगा जॉडी, उसकी बात की जा रही है। सो ए, जॉडी कहाँ गया? किचन के अंदर। अब ए के बाद या तो बी है या फिर क्या है आपका डी। बी हमने पढ़ लिया है, डी पढ़ लेते हैं। द फॉन फॉलोड हिम, फॉन उसके पीछे पीछे गया। फॉन मतलब होता है हिरन का बच्चा, हिरन का छोटा बच्चा। सो यहाँ साफ पता चल रहा है कि इसके बाद डी होना चाहिए, पहले वो गया उसके पीछे पीछे फॉन गया, लेकिन फिर भी आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद लिखा हुआ है बी में कि भाई पैन मतलब कढ़ाई, दूध की कढ़ाई टाइप का ही होता है, वो वहां पे किचन में था। इसके बाद देखिए सी में लिखा हुआ है जोनी ने क्या किया, दूध को गिरा एक बॉल में निकाला और उसको बाहर लेके आया ताकि वो फोन को दे सके। सो ये हमारा सीक्वेंस बिल्कुल सही बैठ रहा है, ADBC। सो ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब आप लोग मुझे दो चीज बताइए। पैन कार्ड, आप सभी के पास पैन कार्ड होगा ही, और इसके अलावा एक होता है पैन इंडिया, जैसे बोलते हैं ना पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया लेवल पे। सो आपको मुझे इन दोनों की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट बॉक्स में। पैन कार्ड वाले पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, और पैन इंडिया जैसे बोलते हैं पूरे इंडिया में, सो उसका पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ये दोनों आप मुझे बताइए। हो सकता है कि एग्जाम में देखने को मिल जाए, इसी बहाने आपको नॉलेज हो जाएगी थोड़ी सी। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, टेंस सेम होता है, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। सो इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से करिए। आप मुझे कमेंट करिए इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी है। देखिए, मान लीजिए कि आप इसका आंसर नहीं जानते हैं लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन जानना है। सो टेलीग्राम में आप क्या करिएगा, सर्च करिएगा VIE_English। आप यहाँ पर आने के सर्च करने के बाद मेरे चैट बॉक्स में आ जाएंगे, जहाँ पर आने के बाद आप मुझे एक क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, आप उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, सो वो भी आप मुझे उस कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी इसका आंसर मत करना भूलिए। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, वन वर्ड बहुत ज़्यादा ईजिएस्ट होता है, एक तरीके से वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चंस इन SSC CGL। सो इसको पढ़िए और इसका आंसर करिए। क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन हु कंपोजेज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव्स फॉर ए डांस परफॉर्मेंस। कोई भी डांस परफॉर्मेंस करने के लिए किसी भी स्टेप्स या मूव्स को जो बनाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। सो ये बिल्कुल भी टफ नहीं होना चाहिए। मैं ऑप्शन इसका आंसर नहीं बताऊंगा, हालांकि आप सभी को इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा ऑप्शन से, लेकिन फिर भी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं सारे के सारे ऑप्शंस की मीनिंग बता देता हूँ। डायरेक्टर आपको पता है, निर्देशक जो किसी चीज के को डायरेक्ट करता है। कोरियोग्राफर जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है। कोरियोग्राफर जो डांस वगैरह के मूव्स बताने का काम करता है। और कार्टोग्राफर जो मानचित्र बनाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी पूछे जाते हैं। कार्टोग्राफर मतलब मानचित्र बनाने वाला। अब आप खुद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। आगे देखिए, क्या है आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है सेलिब्रेट, सेपरेट, कैलिब्रेट, सेलिब्रेट या सैग्रीगेट। करिए इसका आंसर। अच्छा, आप में से कई स्टूडेंट्स अगर सोच रहे हैं कि आज मैं लाइव क्यों नहीं आया, मैं भूल गया आपको स्टार्टिंग में बताना। 11 बजे हम लाइव आए थे, बिल्कुल शार्प 11 AM, लेकिन बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू मैं लाइव कर नहीं पा रहा था। बहुत ज़्यादा बफरिंग्स हो रही थी। मैंने 2-3 बार ट्राई किया। सो फाइनली मुझे स्विच करना पड़ा रिकॉर्डिंग पे, और अभी मैं रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दूंगा। प्रीमियर हो जाएगा ये, आप सभी इसको देख लीजिएगा। थैंक यू। चलिए, आपको मीनिंग बताना था, स्पेलिंग किसकी गलत है। सो सेलिब्रेट, सेपरेट में कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि PE होता है, PE गलत होता है, PA ही सही होता है। सो ये सही है। सेलिब्रेट मतलब ब्रह्मचारी, ये भी सही है। सैग्रीगेट की स्पेलिंग गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सैग्रीगेट की स्पेलिंग कैसे गलत है, सैग SEG, री RE, गेट GATE, सैग्रीगेट। तो क्या आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं।
ग्रामेटिकल एरर इसका क्वेश्चन है अगला। सो आपको ये पढ़ना है, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, मैं चाहता हूँ जेन्युइनली आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। चलिए पढ़ते हैं इसको। ही पार्ट द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द डियर। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। ये बोल रहा है उस जगह पे जहां पे उसने देखा था डियर को, उसने वहां पे क्या किया, ही पार्ट। सो हैड जो आप देखेंगे ये पास्ट है, तो स्टार्टिंग में भी पास्ट होना चाहिए। पार्ट और बात भी चल रही है पास्ट की, जहां पे ऑलरेडी काम हो चुका है। सो यहाँ पे पार्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म पार्टेड होना चाहिए। पार्ट का मतलब अलग करना भी होता है। सो उसने ग्रास को अलग किया होगा। पार्ट का मतलब भाग होता है, हिस्सा होता है, फ्रैक्शन होता है, या फिर आप बोल सकते हैं अलग करना भी होता है। सो उसने घास को अलग किया होगा उस जगह पे जहां पे उसने डियर को देखा था। अगला है हमारा ईडियम, और बहुत आसान है। जब भी आप कोई भी बुक उठाएंगे ईडियम की, चाहे XYZ कोई भी बुक हो, स्टार्टिंग के पेज में ही आपको ये मिल जाता है। तो क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा, जैसे टेंस में क्या होता था, हमको प्रेजेंट वाले सारे याद होते थे, पास्ट वाले भी याद होते थे, फ्यूचर वाले याद नहीं होते थे, क्योंकि हम लास्ट तक कभी जाते ही नहीं थे। सो स्टार्टिंग वाला सबको याद होता है। तो ए हरक्यूलिन टास्क आप सबको पता होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हरक्यूलिन आपको पता है गॉड ऑफ पावर माना जाता है, गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। सो जिस काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और एफर्ट और डिफिकल्ट टास्क होता है उसको ईडियम में बोलते हैं ए हरक्यूलिन टास्क। नाउ आपको कमेंट करना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है जो इसमें आंसर लिखा हो हर बार एग्जाम में वो ही मिले। कई मतलब कोर मीनिंग यही होता है कि ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एफर्ट की ज़रूरत हो, या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में। आगे चलते हैं। आगे है हमारा सिनोनियम, और वर्ड लिखा हुआ है प्रोब। प्रोब का आपको सिमिलर मीनिंग बताना है, क्योंकि सिनोनियम का मतलब होता है सिमिलर। सो बताइए मुझे क्या मीनिंग होगा प्रोब का। रिप्लाई देना, एक्सप्लेन करना, इग्नोर करना, या इन्वेस्टिगेट करना। देखिए प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। आप अगर कभी डेंटिस्ट के पास गए होंगे, वैसे कभी ज़रूरत ना पड़े लेकिन अगर गए होंगे इन केस, सो आपने देखा होगा उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस टाइप का जिसमें लेंस लगा होता है, वो अंदर की तरफ डाल करके चेक करता है। इसको भी प्रोब कहते हैं, प्रोब इंस्ट्रूमेंट, इससे वो प्रोब ही करते हैं। सो प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। बहुत कॉमन वर्ड है ये, बहुत पूछा जाता है, यूज भी बहुत होता है। सो मेक श्योर कि आप इसको याद करके रखें। नहीं याद है तो राइट डाउन कर लीजिए, कहीं नोट्स बना लीजिए। आगे देखिए, अगेन आपका है वन वर्ड। सो आपको बताना है एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। उस प्राणी को क्या कहते हैं जो पानी में रहता है। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आंसर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपने एक मूवी देखी होगी DC यानी सुपरमैन वगैरह जिसमें है, एक्वामैन, जस्टिस लीग देखी होगी। एक्वामैन कौन होता है? एक्वामैन की सुपर पावर कहाँ पे होती है, जमीन पे या पानी में? क्यों? क्योंकि उसका नाम एक्वामैन क्यों पड़ा? एक्वा का मतलब ही होता है रिलेटेड टू वाटर। एक्वा का मतलब ही होता है रिलेटेड टू वाटर, इसीलिए उसको जैसे आग जलाने वाला फायरमैन कहते हैं ही सुपर हीरो को, वैसे ही एक्वामैन जल से रिलेटेड है। तो आपको अब आंसर मिल गया होगा आपका, एक्वेटिक मतलब जलीय। और जो जैसे हमारे घरों में मछली का घर होता है शीशे का, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। एक्वेरियम यानी पानी का घर। सो आई होप इसका आंसर मिल गया हो आपको। अब एरियल मतलब होता है जो हवा पे रहता, हवा में हो। आर्बोरियल मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्री पे रहता हो, पेड़ों से संबंधित या जो पेड़ों पे रहता हो, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और टेरेस्ट्रियल तो जमीन पे रहने वाला, मैदान पे रहने वाला, ये पता ही होगा आप सभी को। आगे देखते हैं। क्या हो गया? ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ये है आपका अंडरलाइन सेगमेंट। अच्छा, इसमें अंडरलाइन सेगमेंट तो हुआ ही नहीं है, फिर भी ऑप्शन से पता चल जाएगा आपको कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सो अंडरलाइन पार्ट जो है वो यहाँ पे है, इजेंट पे।
करिए आप लोग इसको सॉल्व। बहुत आसान है क्योंकि क्वेश्चन टैग का है और क्वेश्चन टैग बहुत इजी होते हैं। इसमें क्या होता है, इसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। कैसे रूल्स? जो यहाँ पे जिस टेंस का यूज किया है वो ही यहाँ पे होना चाहिए। सो यहाँ हैव है, यहाँ इज है तो कट जाएगा। नो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, डिड नॉट नहीं होगा। अगर ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। सो नेगेटिव में फोर्थ नहीं होगा हमारा आंसर क्योंकि वो पॉजिटिव ही है। सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं। अगला है आपका PQRS। PQRS मैंने आपको बताया है कैसे करेंगे। देखिए, आप चाहें तो पूरा रीड करके भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। एग्जाम में आपको टाइम भी तो बचाना है ना, ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। सो इसको आप ऑप्शन एलिमिनेट से करिए, कोई फ़ायदा नहीं आप पूरा सेंटेंस पढ़ने जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। आपको बताया है तरीका, पहले सबसे पहले चेक करिए कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, बी या डी। सो बी में लिखा हुआ है रेमस सैड दैट सिटी शुड बी बिल्ट ऑन द हिल, और डी में लिखा हुआ है रोमुलस एंड रेमस वेंट टू द हिल्स टू बिल्ड द सिटी रूम। सो जाहिर सी बात है डी से स्टार्टिंग होगी, है ना, क्योंकि रेमस ने कहा कि सिटी बनाना चाहिए हिल पे। ये बात तो बाद में आएगी ना, पहले तो ये बात आएगी कि वो गए एक सिटी को बनाने। सो डी के बाद अब या तो बी है या तो डी के बाद सी है। सो ये आपका काम है बताना कौन सा आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं पता तो टेलीग्राम में आप मुझे लिख दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आज आप जो ये PQRS देख रहे थे ना, ये PQRS हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं एक दिन पहले ही। जैसे आज जो कर रहे हैं ये हमने कल डाला था, कल जो करेंगे वो मैं आज डाल दूंगा। ये हम डालते हैं मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस टेलीग्राम पे, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैथ्स बाय आशीष सर टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन करिएगा और वहाँ पर जा करके आप पहले ही इन अपने क्लोज टेस्ट और PQRS को सॉल्व कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। आगे देखिए, आगे है ग्रामेटिकल एरर। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। सो सेंटेंस लिखा हुआ है हमारा, बैग्स एंड पर्स वर थोरोली चेकिंग एट द एंट्रेंस टू द थिएटर। सो अब मुझे बताइए क्या ये आंसर, मतलब इसमें कहाँ एरर है। पॉज करिए और आंसर करिए। चलिए अब देखिए, आप लोगों ने सेंटेंस में पढ़ा होगा वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। इसमें सब्जेक्ट मेन होता है कि काम कर कौन रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्क या वर्ब बोल सकते हैं आप, ये मेन होता है। अब ध्यान से सुनिए, इस सेंटेंस का मतलब है बैग्स एंड पर्स वर थोरोली चेकिंग। जो बैग हैं और पर्स हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस है ना, वर और वी की ING, ये एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है। सो अगर इसको मैं लेके चलूं, मेन मीनिंग इसका निकालूं, सो ये बनेगा कि बैग और पर्स जो हैं वो चेक कर रहे थे। जबकि बैग और पर्स चेक करते हैं या बैग या पर्स को चेक करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि बैग और पर्स खड़े होते हैं एंट्रेंस पे और चेक करते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग यही निकल गया कि बैग और पर्स चेक कर रहे थे लोगों को, जबकि इसका मतलब होना चाहिए कि बैग और पर्स को चेक किया जा रहा था। सो वहाँ पे काम इंपॉर्टेंट होगा, और तो वहाँ उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। सो वहाँ पे वर चेकिंग नहीं होगा, वर बीइंग चेक्ड होना चाहिए। एरर है आपका ऑप्शन नंबर 1 में। सो क्या हो जाएगा, वर बीइंग चेक्ड। सो अब ये सही हो जाएगा, वर बीइंग चेक्ड थोरोली, मतलब उनको चेक किया जा रहा था, हमने पैसिव वॉइस बना दिया है। आगे चलते हैं। आगे है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यहाँ पे आपको अंडरलाइन पार्ट में जो दिया है उसको इंप्रूव करना है, तो पढ़ते हैं, पॉज करके आंसर करिए। इट वॉज ए सेकेंड हैंड कार बट इट हैज नॉट बीन यूज मच। सो हैज नॉट बीन आ गया आपका, हैज नॉट बीन, तो यहाँ पे अगेन ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि इट यहाँ पे कौन काम कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कार को यूज नहीं किया गया है।
काम का डिपेंड कर रहा है कार पे, सो पैसिव वॉइस हो गया। सो हैज, सो पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में होता है हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में होता है हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो यहाँ पे यूज की जगह हो जाएगा यूज्ड। सो हमें एक एरर मिल गया। अब देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 आंसर होना चाहिए। सेकंड कट गया और नो सब्सटीट्यूशन कट गया, लेकिन वेट 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 वेट, यहाँ पर लिखा हुआ है वॉज, सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है पास्ट से। सो मैं हैज कैसे रख सकता हूँ, मुझे तो हैज भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए हैड, क्योंकि पास्ट में है ना सेंटेंस। सो हैड बीन यूज्ड। अब ये हो गया मेरा राइट आंसर। ठीक है, प्रेजेंट में नहीं, हमें पास्ट में चाहिए था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। आप लोग बताइए कमेंट करके कि 15 में से कितने आप लोगों के सही हो गए हैं अब तक। कम से कम 13 होने चाहिए थे अब तक में। चलिए आगे देखिए, आगे है हमारा सिनोनियम, और वर्ड क्या लिखा हुआ है, ब्रेस, BRACE, ब्रेस। ब्रेस का मतलब क्या होता है, फोर्टिफाई करना, मजबूत करना, वीकन करना, कमजोर करना, लूजन करना, ढीला छोड़ देना, लेट गो मतलब जाने देना। देखिए आप जेन्युइनली इसका आंसर करिए पहले। अच्छा कर लिया आपने, अब मैं बताता हूँ आपको कि आप क्या आंसर देने वाले थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया होगा लूजन या फिर लेट गो। क्यों? क्योंकि एक वर्ड से आप कंफ्यूज हो गए होंगे, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, आलिंगन करना, पकड़ना, कडलिंग करना। सो उसका एंटोनियम, अच्छा सिनोनियम है तो सॉरी सिनोनियम है तो फिर आपने वैसे ही इसको नहीं देखा होगा। चलिए मैं एंटोनियम लेके चल रहा था, बट इधर वे एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, आलिंगन करना। और ब्रेस से कंफ्यूज मत होइएगा, ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज को फोर्टिफाई करना, अडिग बनाना। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हमें सिनोनियम ढूंढना था। आगे देखिए, ईडियम है हमारा, और ईडियम में पूछा है गेटिंग बटरफ्लाईज इन वन्स स्टोमक। सो किसी के पेट में बटरफ्लाई, तितली का होना। सो अब ये किसी के पेटों में बटरफ्लाई वैसे तो जा नहीं सकता किसी के पेट में। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जैसे हमें जब पेट में चूहे कूद रहे होते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, वो मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत जोर से भूख लगना। सो बटरफ्लाईज पेट में घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि यू आर एंग्शियस एंड नर्वस। बेसिकली चिंतित और नर्वस के लिए ये यूज किया जाता है। जब आप कभी चिंता में हो, बहुत ज़्यादा नर्वस हो, तब आप कह सकते हैं बटरफ्लाईज इज इन माई स्टोमक। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, आगे है आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है किसकी स्पेलिंग गलत है। अच्छा आप पॉज करिए, फिर मैं बताता हूं आपने कहाँ गलती करी होगी। चलिए कर दिया आपने आंसर पॉज करके। देखिए आप लोगों में से या तो आपने आंसर सी दिया होगा या डी या सेकंड दिया होगा। सेकंड किसने दिया होगा, सेकंड उन्होंने दिया होगा जिन्होंने प्रिंसिपल की स्पेलिंग पढ़ी होगी, PRINCIPLE। सो ऐसे स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली प्रिंसिपल किया होगा, लेकिन ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये होता है स्कूल का प्रिंसिपल और ये होता है प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेलल, PARALLEL। सो लास्ट में यहाँ पे EL आना चाहिए, ना कि AL। सो पैरेलल सही रॉन्ग है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है हमारा इनडायरेक्ट। ये बहुत इजी होता है करना, पूरे सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत बहुत ही कम लगती है आपको। आपको बस यहाँ पे सैड देखना है और आई विल देखना है। सो विल कन्वर्ट हो जाएगा वुड में। सो हाँ, ये भी बहुत कम चांसेस होते हैं जब वो कन्वर्ट नहीं होगा। वो कब होता है, जब यहाँ पे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हो, लेकिन वो विल में नहीं होता, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। सो विल तो नहीं होगा, विल हमने 2 काट दिया। सो वुड होगा, शी वुड। चलिए राइट अबाउट द केस। सो कौन सा आंसर हो सकता है, अब यहाँ पे पढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी डेफिनेटली। यहाँ बी राइटिंग लिखा है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। कितने आसानी से आप 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर कर सकते थे। एग्जाम में आपकी यही अप्रोच होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपका फिल इन द ब्लैंक है। करने का तरीका आपको पता है कि आप पहले रीड कर लीजिए अच्छे से सेंटेंस को,
फिर आप मीनिंग ऑप्शंस की ढूंढने की कोशिश करिए और फिर ये सोचिए कि कौन सा आप ऑप्शन में आप फिल इन द ब्लैंक में पुट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें कई बार ऑप्शंस जो होते हैं सिमिलर दे देते हैं, तो अगर आप गलत करेंगे तो आपको 2.5 नंबर का नुकसान हो जाएगा, है ना। तो 2 नंबर का फायदा लेने के लिए थोड़ा सा आप इसमें 15 सेकेंड ज़्यादा दे सकते हैं। सो पढ़ते हैं इसको। ऑल ऑफ द इमोशंस, जितनी भी भावनाएं इमोशंस होती हैं, दैट डैश थ्रू मी, जो मेरे जरिए से, एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब मैं खड़ा था एवरेस्ट के शिखर पर, सो उसमें से द डोमिनेंट वन, यानी सबसे ज़्यादा जो तगड़ी फीलिंग थी वो थी, जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी वो थी ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, सो या इंसल्ट होना। सो ह्यूमिलिएशन और ह्यूमिलिटी में आप लोग मत कंफ्यूज होइएगा। ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता। सो क्या आंसर आना चाहिए आपको? इमोशंस उसके ज़रिए से होकर जा रहा था। सो उसके ज़रिए से इमोशंस जा रहा था, तो कौन सा आप बता सकते हैं ऑप्शन जो कि फिट बनेगा? पढ़िए। हीव्ड, हीव का मतलब होता है किसी चीज़ को लिफ्ट करना, उठाना। पिच का मतलब होता है कोई लेवल वगैरह होता है ना। स्लैम का मतलब होता है स्लैम, जिसको ना स्लैम धड़ाम से, जैसे गेट वगैरह को, दरवाजे को बंद करते हैं स्लैम से। और सर्ज का मतलब होता है जैसे ऊपर उठना, जैसे लहरें समुद्रों की सर्ज करती हैं, तो वैसे ही हमारे फीलिंग्स, हमारी जो इमोशंस हैं हमारे अंदर, वो सर्ज करती हैं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्ज। क्लियर है ये बात? इसको ध्यान से करिएगा, ये इसका राइट आंसर था। आप बताइए कमेंट करके आप में से कितनों ने इसका सही आंसर किया। नाउ इट इज़ टाइम टू सॉल्व क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट आपको टेलीग्राम में ऑलरेडी दे दिया गया था। मैथ्स बाय आशीष सर टेलीग्राम में ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। सो देखिए, ये बहुत आसान है। मैं अगर सही बताऊं तो आप कम से कम 4 इसमें से बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये आपकी हेल्प करता है ज़्यादा। कैसे? पढ़िए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस ए सिक्स्थ सेंस। बहुत लोग सोचते हैं कि जानवरों के पास छठी इंद्रियां भी हैं। एंड नो, और वो जानते हैं, द अर्थ इज गोइंग टू शेक, कि अर्थ कब शेक करने वाला है, कब अर्थक्वेक आने वाला है। सो यहाँ पे क्या आएगा? व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई। एंड नो, वे जानते हैं कब, कैसे, कहाँ या क्यों। तो कब आना चाहिए कि कब अर्थ मूव करेगा, कब शेक करेगा। सो व्हेन इज द राइट आंसर। आगे देखिए। सम एक्सपर्ट्स डैश दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स। एक्यूट मतलब बिल्कुल शार्प हियरिंग, ज़्यादा सुनने की क्षमता। सो आप चाहें तो इसको पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। सो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? सम एक्सपर्ट्स क्या करते हैं? बिलीव, बिलीव्ड। अब ये आपका ग्रामर पे बेस्ड है। बिलीव आएगा या बिलीव्ड आएगा? बिलीव्ड आएगा नहीं क्योंकि पास्ट की बात चल नहीं रही। आर बिलीविंग आएगा नहीं क्योंकि बिलीव जो होता है ये फीलिंग्स वाले कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप आईएनजी नहीं लगाते। सो बिलीविंग भी कट गया, आर बिलीविंग भी कट गया। सो आपका बिलीव आएगा, और आप यहाँ से भी इस आंसर को ले सकते थे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है कि जो एनिमल है उनकी तेज सुनने की क्षमता मदद करती है किस चीज़ में? टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, अर्थ के वाइब्रेशन को। सो क्या आएगा? वन, अस, दैम, दे। हेल्प्स के बाद क्या आना चाहिए? सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हेल्प हियरिंग। हेल्प्स किसको हेल्प करते हैं? वन को, अस हमको, उनको या उनको। सो ये सब्जेक्ट वाला है, सब्जेक्टिव केस है, तो ये तो आएगा नहीं। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये आंसर होगा दैम। उनको हेल्प करती है पता करने में कि कब अर्थ वाइब्रेट करेगा। डैश कैन सेंस द अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस। सो क्या आएगा? दे, वी, दैम, यू। हमारी बात तो नहीं चल रही तो वी कट गया, आपकी बात भी नहीं चल रही, यू कट गया। दैम ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर वर्ब के पहले आ रहा है, सो हमें सब्जेक्ट चाहिए। सो दे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए चारों आप कर सकते थे, आसान है चारों। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस डैश व्हाट्स गोइंग ऑन। ह्यूमंस क्या करते हैं? रियलाइज
उससे पहले पता चल जाता है जानवरों को, या रीस्टोर करते हैं, या रिफ्लेक्ट, या रिन्यू। सो रियलाइज, बहुत इजी था ये पता लगाना कि वो रियलाइज कर लेते हैं जानवर, जानवरों को पता चल जाता है, सेंस कर लेते हैं इससे पहले कि ह्यूमन को रियलाइज हो कि हुआ क्या है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। सो आज हमने पेपर नंबर 14 किया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 19 अप्रैल का थर्ड इवनिंग शिफ्ट, जो कि पेपर नंबर 15 होगा। अगर आप इसको कंप्लीटली लाइव देखना चाहते हैं तो कल 11 बजे आप लाइव आ जाइएगा, डेली नेटवर्क इश्यू नहीं होगा। तो इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगा तो, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, इट मीन्स अलॉट टू अस। इसके अलावा अगर आप हमारी कोई अदर लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जैसे CHSL हो गया, CGL हो गया, इनके पेपर्स इंग्लिश के और मैथ्स के भी। ठीक है, मैथ्स के भी बहुत सारे पेपर्स करवाए गए हैं 2020 के। सो चलिए आज का वीडियो हम यहीं रोक देते हैं। कुछ कहना है सो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पर बोल सकते हैं। मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।